नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान में चैप्टर नंबर 8 है आपका कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 1 से 7 तक के चैप्टर ऑलरेडी करवा रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये आपके नोट्स हैं तो इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या इनको परचेज भी कर सकते हैं। तो परचेज कैसे करना है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस व्हाट्सएप नंबर से आप हमारे से जुड़कर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस चैप्टर की यदि हम बात करें तो ये चैप्टर आपके टोटल 4 नंबर का है, यानी इस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में आपके एक प्रश्न आता है आपके 1 अंक का, यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न आता है, और दूसरा जो प्रश्न आता है वो आपके 3 अंक का आता है, यानी लघुतरात्मक प्रश्न आता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपके जैव शक्ति का सिद्धांत। ये जो पार्ट है वो आपके परीक्षा में इनके बिल्कुल कम चांस हैं इस पार्ट से यदि कोई क्वेश्चन बनता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैव शक्ति का सिद्धांत। तो बर्जलियस है, एक वैज्ञानिक है, इसके अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है और इनका कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषण संभव नहीं है। इसे क्या कहा जाता है? जैव शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आपको पूछ सकता है कि जैव शक्ति का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो बर्जलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है और इनका कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषण है वो संभव नहीं है। इन्हें क्या कहा जाता है? जैव शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। सन 1828 में वोहलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को गर्म करके कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण किया। कि सन 1828 की बात है और एक वोहलर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में अकार्बनिक जो पदार्थ हैं उनके मिश्रण को गर्म किया और कार्बनिक पदार्थ किसका निर्माण किया? यूरिया का निर्माण किया। उसके बाद में है कार्बन परमाणु की विशेषताएं। तो ये जो कार्बन परमाणु की जो विशेषताएं हैं, यहाँ से भी आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांस है। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो गुण है या सबसे पहली जो विशेषता है वो आपके क्या है कि कार्बन का जो प्रतीक होता है वो C होता है, यानी कार्बन को हम किसे नोट करते हैं? C से नोट करते हैं। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 6, यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका प्रतीक होता है आपके 6 C होता है। और दूसरी जो विशेषता है कि कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके 1s2 2s2 और 2p2। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कार्बन परमाणु का। उसके बाद में तीसरी विशेषता क्या है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। और अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए अग्रानुसार संयोग करके अणु बना सकता है। और जो चौथी विशेषता है, यहाँ से आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है कि कार्बन की जो ज्यामिति है उसकी आकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? समचतुष्फलकी होती है, जिसमें चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों कोनों पर निर्देशित रहती है
और कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है, सेंटर में स्थित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं, एक तो जैव शक्ति का सिद्धांत जो आपके 1 नंबर में पूछा जा सकता है, या फिर दूसरा है आपके कार्बन परमाणु की विशेषता। तो इसमें चौथा पॉइंट आपको जरूर अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में है बंद कोण। अब बंद कोण की हम बात करें, बॉन्ड एंगल की यदि हम बात करें कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो दो निकटवर्ती बंधों के मध्य के कोण को क्या कहा जाता है? बंद कोण कहा जाता है। यानी दो निकटवर्ती पास पास जो बंध बनते हैं और उनके बीच में जो कोण बनता है उस एंगल को क्या कहा जाता है? बंद कोण कहा जाता है। जैसे CH4 ये किसका नाम है? मेथेन का नाम है। और इसमें बंद कोण, मेथेन में जो बंद कोण होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री का होता है। और मेथेन समचतुष्फलकीय ज्यामिति आकृति का होता है। ओके। उसके बाद में है कि कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण कार्बन से जुड़कर शाखित, अशाखित और चक्रीय यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के इस गुण को क्या कहा जाता है? संरक्षण कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि संरक्षण किसे कहते हैं? कि कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण कार्बन से जुड़कर शाखित, अशाखित और चक्रीय यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के इस गुण को क्या कहा जाता है? संरक्षण कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन बुक में आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें पहला क्या है आपके ब्यूटेन और दूसरा क्या है? साइक्लोब्यूटेन। अब ब्यूटेन है उसका फार्मूला आपको जरूर ध्यान रखना है और ये इसकी संरचना है जो अशाखित श्रृंखला के प्रकार का ये होता है। जो आप देख सकते हैं उसमें कार्बन परमाणु की संख्या है 4 और उसके बाद में जो हाइड्रोजन हैं उनके परमाणुओं की संख्या कितनी है? 10। तो इसका फार्मूला है वो मैंने बना दिया कि तो C तो है 4 और H है 10, तो C4H10, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। अब दूसरा है आपके साइक्लोब्यूटेन, यानी ये किस प्रकृति का है, किस आकृति का है? आपके एलिफेटिक चक्रीय यौगिक है और इसका फार्मूला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी बच्चों को इसका सूत्र बताना है कि साइक्लोब्यूटेन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। उसके बाद में अगला है आपके दूसरा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि हाइड्रोकार्बन, अगर इस शब्द को हम 2 शब्दों में तोड़ें, यानी हिंदी भाषा में इसका उच्चारण करें, जैसे संधि विच्छेद हम करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन का आप संधि विच्छेद कर लीजिए, हाइड्रो प्लस कार्बन। अब हाइड्रो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, और कार्बन का मतलब कार्बन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बनते हैं, उनसे जो यौगिक निर्मित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है कुछ, CH4, C2H6, C2H4 और C2H2, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, यानी हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है और जितने भी इसके टाइप हैं, जितने प्रकार हैं, उनको हम आगे कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन का डिवाइड करते हैं। तो ये 2 श्रृंखलाओं में विभाजित होता है। पहली जो श्रृंखला है वो आपके विवर्त श्रृंखला युक्त है और दूसरी आपके संवर्त श्रृंखला युक्त। अब विवर्त श्रृंखला युक्त में किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन या किस प्रकार के यौगिक रखे जाते हैं? तो इसमें अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक यौगिक आते हैं। और संवर्त श्रृंखला युक्त, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपके चक्रीय हाइड्रोकार्बन वलय युक्त यौगिक आते हैं। अब हम बात करें जो एलिफेटिक यौगिक हैं, एलिफेटिक यौगिक है या फिर अचक्रीय हाइड्रोकार्बन या विवर्त श्रृंखला युक्त, तो ये आपके 2 भागों में डिवाइड होता है। एक तो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या है? असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, तो वो आप देख सकते हैं कि इनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे मेथेन, एथेन। ओके, और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उनको भी हम आगे कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला जो प्रकार है हमारा एल्किन है, दूसरा क्या है, एल्काइन। अब एल्किन है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा बंध होता है और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, तो इनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, यानी डबल बॉन्ड होता है, जैसे एथिन है, प्रोपिन है, ये सब इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। अब एल्काइन की अगर हम बात करें तो इनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे एसिटिलीन, प्रोपाइन आदि, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एल्काइन के। उसके बाद में हमने हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में विभाजित किया था, विवर्त श्रृंखला युक्त और दूसरा है संवर्त श्रृंखला युक्त। तो संवर्त श्रृंखला युक्त जो यौगिक हैं इनको भी आगे हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है आपके एली साइक्लिक यौगिक और दूसरा आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करें एली साइक्लिक यौगिक की, तो जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। अगर हम इनको जलाते हैं तो ये बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद में है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम इनको जलाएं तो ये काले धुएं के साथ जलते हैं और अन्य एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं, जैसे बेंजीन। अब बेंजीन का सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को, ताकि मुझे बहुत अच्छी सफलता मिले या मुझे अच्छा महसूस हो, तो आप सभी बच्चों को इसका आंसर जरूर देना है। उसके बाद में है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। अब जो कार्बन यौगिक हैं उनका नामकरण हम कैसे करें, तो कौन कौन सी पद्धतियों से हम कर सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की प्रमुख पद्धतियां निम्नलिखित हैं। पहली पद्धति आपके रूढ़, दूसरी है व्युत्पन्न और तीसरी आपके IUPAC। ओके, तो ये 3 पद्धतियां आपके, इसमें हम पहली पद्धति पढ़ेंगे रूढ़ पद्धति। अब जो रूढ़ पद्धति होती है इसमें हम किस प्रकार से नामकरण कर सकते हैं कार्बन यौगिकों का, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़ पद्धति। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत या गुणों के आधार पर किया जाता है। जैसे हम बात करें, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं इसके, उनका नाम देखेंगे, रूढ़ नाम देखेंगे और उनका प्राकृतिक स्रोत देखेंगे, और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन के चांस हैं। ओके, तो पहला है आपके CH4। इसका मेथेन होता है इसका नाम तो, और लेकिन इसका रूढ़ नाम क्या होता है, मार्स गैस। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मार्स गैस का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो क्या होता है, CH4। और इनके प्राकृतिक स्रोत क्या हैं, दलदल से प्राप्त या मार्स स्थानों से प्राप्त। और दूसरा आपके CH3OH, इसको कास्ट स्प्रिट बोलते हैं, और इसके जो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, वो लकड़ी के भंजक आसवन से ये प्राप्त होते हैं। तीसरा आपके CH3COOH, इसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल है, इसके प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं कि ये सिरके के लैटिन नाम एसिटम से लिया गया है। और उसके बाद में है HCOOH, इसको हम फार्मिक अम्ल बोलते हैं, और फार्मिका यानी चिंटी से प्राप्त होते हैं। ये चिंटी का जो डंक होता है उसमें ये एसिड पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद में है ये वाला जो सूत्र है ये किसका है, लैक्टिक अम्ल का है, और ये लैक्टम यानी दूध से प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में दूसरी जो पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति। अब व्युत्पन्न पद्धति में जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नामकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। जैसे सरल यौगिक, यहाँ पर सरल यौगिकों का व्युत्पन्न है और व्युत्पन्न नाम है। सबसे पहले है CH4 यानी मेथेन। अब इसका व्युत्पन्न क्या होता है, तो ये इसका फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ CH के साथ सिंगल बॉन्ड से CH3 जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी बुक में। और इसका व्युत्पन्न नाम क्या होगा, ट्राईमेथिल मेथेन। उसके बाद में दूसरा है कार्बिनोल यानी CH3OH, ये इसका व्युत्पन्न होता है, और व्युत्पन्न नाम क्या होगा इसका, मेथिल कार्बिनोल।
और तीसरा है एसिटिक अम्ल आपके CH3COOH, और ये इसका व्युत्पन्न होता है, और व्युत्पन्न नाम क्या होता है, आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल, जो आपको ध्यान रखना है। तीसरी पद्धति आपके IUPAC, आगे भी हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, इसका पूरा नाम भी पढ़ेंगे, और जिन बच्चों को IUPAC का पूरा नाम आता है तो वो कमेंट बॉक्स में इसका नाम बता सकते हैं। और IUPAC पद्धति क्या होती है, तो इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिकों जैसे एल्केन, एल्किन, एल्काइन का नामकरण नियमानुसार किया जाता है। इसकी कुछ स्टेप होती हैं, जिसमें पहली स्टेप क्या है कि हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के संख्या के आधार पर उसका पूर्व लगन लिखते हैं। और दूसरी विशेषता है आपके अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलग्न लिखते हैं। और तीसरी विशेषता है पूर्व लगन व अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे पूर्व लगन का लगाना। जो पूर्व लगन लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, तो अणु में कार्बन परमाणु की संख्या और ये इसका पूर्व लगन। अगर आपको C1 दे दिया जाए तो आप क्या समझेंगे, ये मैथ है, और C2 ये आपके एथ, C3 को हम क्या बोलेंगे, प्रोप, और C4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट, और C5 को क्या बोलेंगे, पेंट, और C6 को क्या बोलेंगे, हेक्स, और 7 को क्या बोलेंगे, हेप्ट, और 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट, और 9 को नॉन, और 10 को डेक। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, और इनको आप साथ साथ में अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद में है अनुलग्न का लगाना, यानी अनुलग्न हम कैसे लगा सकते हैं। तो कार्बन जो अणु हैं उनमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध का प्रकार, और एक साइड में है अनुलग्न। तो पहला आपके एल्किन श्रेणी, यानी इसमें एकल बंध होता है, तो ये इसकी संरचना होती है, इस तरीके से बनाते हैं हम सूत्र को, और इसका अनुलग्न होता है AN, ओके, AN होता है। और दूसरी आपके श्रेणी है एल्किन श्रेणी, इसमें कौन सा बंध होता है, द्विबंध, यानी डबल बॉन्ड होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा रखा है, और इस तरीके से इसकी संरचना बनाते हैं, और इसका अनुलग्न क्या होता है, इन। उसके बाद में तीसरी जो श्रेणी है वो आपके है एल्काइन। अब एल्काइन श्रेणी है, इसमें कौन सा बंध होता है, त्रिबंध होता है, जैसा कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा रखा है और सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, आइन, ओके। और जो चीज़ें आपकी बच गई हैं वो हम पार्ट 2 में और पार्ट 3 के अंदर बात करने वाले हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।